हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेज एनालिसिस में हमने लीवरेज का इम्पैक्ट मेजर किया। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज की मदद से ये देखा कि कैसे सेल्स लेवल में होने वाला चेंज अर्निंग्स पर शेयर को भी चेंज करता है या उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है। किसी भी कंपनी के पास डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न के ऑप्शंस होते हैं, यानी कि वो अपनी कंपनी में इक्विटी और डेट का रेशियो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बाई चांस नहीं होती हैं। ये सब कुछ प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है कि इक्विटी और डेट का क्या रेशियो होगा और अलग अलग कंडीशंस में उसको एनालाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही मेजर करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रिटर्न पर फाइनेंसिंग पैटर्न का क्या असर पड़ता है। कोई भी कंपनी इक्विटी एंड फाइनेंस के डिफरेंट रेशियोज के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकती है और अलग अलग तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर वो अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम आज मेजर करेंगे कि कैसे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फाइनेंसिंग ईबीआईटी ईपीएस पर असर डालता है। उसके लिए हमारे पास दो प्रायर एजम्पशंस या कंडीशंस कह सकते हैं आप। पहला कि अगर ईबीआईटी का लेवल कांस्टेंट रहता है तब क्या होगा, और दूसरा कि अगर ईबीआईटी लेवल चेंजिंग है यानी कि वेरी कर रहा है तब ईपीएस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। एक फर्म डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर रही है, यानी कि अभी फाइनेंसिंग में प्लानिंग स्टेज पर है। मार्केट से कुछ फंड रेज करना है जिसके लिए उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेलेबल है वो है इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 10% डिवेंचर्स। पहला ऑप्शन कंपनी के पास है कि फर्म 100% इक्विटी से फाइनेंसिंग कर ले और कोई भी फाइनेंसिंग प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के हेल्प से ना करे, यानी कि ये एक ऑल इक्विटी फर्म हो। ऐसा पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास कि 50% फाइनेंसिंग इक्विटी शेयर्स के थ्रू की जाए और 50% फाइनेंसिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू की जाए। ये भी पॉसिबल है। दोनों ही ऑप्शंस में अभी तक डिवेंचर की कहीं भी बात नहीं हुई है, कंपनी ने कोई भी डेट लेने के बारे में नहीं सोचा है। तीसरा ऑप्शन है 50% इक्विटी फाइनेंसिंग, 25% प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग एंड 25% 10% डिवेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग। ऑप्शन 4 25% equity financing, 25% preference share financing and 50% 10% डिवेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग। टोटल रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की 50 लाख रुपीस की और एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 15 लाख रुपीस, जो कि 50 लाख का 30% होता है। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। पहला ऑप्शन इक्विटी शेयर कैपिटल 100% है तो 50 लाख रुपीस रिक्वायर्ड है और पूरा का पूरा इन्होंने इक्विटी शेयर्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया है। कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं, कोई डिवेंचर्स नहीं, टोटल फंड 50 लाख रुपीस। ऑप्शन 2 25 लाख रुपीस इक्विटी शेयर्स के थ्रू और 25 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। तीसरा ऑप्शन 25 लाख रुपीस इक्विटी शेयर कैपिटल, 12,50,000 रुपीस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 12,50,000 रुपीस 10% डिवेंचर्स के थ्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन 12,50,000 रुपीस इक्विटी शेयर, 12,50,000 रुपीस प्रेफरेंस शेयर, 25 लाख 10% डिवेंचर्स। टोटल फंड इज 50 लाख रुपीस। अब कंपनी को यह एनालाइज करना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा फाइनेंसिंग पैटर्न सबसे बेहतर ईपीएस का रिजल्ट देगा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चारों ही ऑप्शंस में 15 लाख रुपीस है। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डिवेंचर नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख रुपीस ही रहेगा क्योंकि हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया है। अब बारी आती है टैक्स की। टैक्स पे किया, मान लीजिए टैक्स रेट 50% था तो 15 लाख का 50% 7,50,000 रुपीस दोनों ही केसेस में को देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा है 7,50,000 एंड 7,50,000 इन बोथ दी ऑप्शंस। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान रखिएगा सबसे पहले इंटरेस्ट, देन टैक्स एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट होती है। उसके बाद अगर कुछ बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करने के बाद ऑप्शन 1 में तो कोई प्रेफरेंस शेयर भी नहीं थे, इसलिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा 7,50,000 रुपीज। लेकिन ऑप्शन 2 में
12% प्रेफरेंस शेयर थे और वो कैपिटल थी 25 लाख, तो 25 लाख का 12% यानी कि 3 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा 4,50,000 रुपए। अब अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि 7,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 50,000। ऑप्शन 1 में 15 रुपए है अर्निंग्स पर शेयर एंड ऑप्शन 2 में अर्निंग्स पर शेयर है 18 रुपीज। देखिए, इस ऑप्शन 2 में 25 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और ईपीएस बढ़ करके 15 से 18 रुपए हो गई। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 3rd एंड 4th की। दोनों ही ऑप्शंस में डेट है, बट ऑप्शन 3 में 12.5 लाख रुपए डेट है और ऑप्शन 4 में 25 लाख रुपए का डेट है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जितने की भी डिवेंचर है उसका 10% इंटरेस्ट पे किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑप्शन 3 में 13,75,000 रुपए बचते हैं और ऑप्शन 4 में 12,50,000 रुपए आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 50% टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,87,500, 6,25,000 रिस्पेक्टिवली इन ऑप्शन 3 एंड 4। प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस में प्रेफरेंस कैपिटल भी है, 12,50,000 की ही है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 12% ऑफ 12,50,000 हुआ आपका 1,50,000। 1,50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट रिमेनिंग है इन ऑप्शन 3 5,37,500 रुपीज एंड ऑप्शन 4 में 4,75,000 रुपीज। अर्निंग्स पर शेयर ऑप्शन 3 में है 21 रुपए 50 पैसे पर शेयर एंड ऑप्शन 4 में 38 रुपीज पर शेयर। डिफरेंस देख रहे हैं आप, गौर से देखिए। ऑप्शन 1 जहां पर कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड नहीं यूज किया गया था, यानी कि किसी भी तरह का प्रेफरेंस कैपिटल या डिवेंचर्स नहीं था, वहां पे अर्निंग्स पर शेयर थी सिर्फ 15 रुपए। एंड इन ऑप्शन 4 डेट और प्रेफरेंस दोनों ही थे, क्वांटिटी भी ज्यादा थी, इनकी रेशियो ज्यादा था इक्विटी से। यहाँ पर ईपीएस है 38 रुपीज। इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन 4 में हाईएस्ट ईपीएस शो कर रहा है 38 रुपए की। ऐसा किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस फंड्स इन कैपिटल अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर्स। इन फंड्स का यूज करने से होता क्या है? पहला रीजन तो ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स की कॉस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से काफी कम है। दूसरा रीजन है कि लेसर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आप देखें तो चौथे ऑप्शन में सबसे कम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था। तीसरा रीजन है टैक्स शील्ड। इन सब का एक्सप्लेनेशन हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला, आप देखिए कि ऑप्शन 4 में कैपिटल का 75% पार्ट 50% डेट से और 25% प्रेफरेंस शेयर से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि एक मेजर पोर्शन इज फाइनेंस्ड थ्रू डेट एंड प्रेफरेंस शेयर, जिसपे हमें फिक्स्ड रेट से रिटर्न देने हैं। 10% एंड 12% डेट और प्रेफरेंस होल्डर्स को देने के बाद जो भी डिफरेंस बचता है वो इक्विटी होल्डर्स को चला जाता है बिना किसी करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट किए। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने किए इन्वेस्टमेंट पर तो रिटर्न मिल ही रहा है, साथ ही इक्विटी होल्डर को ये डिफरेंस भी मिल रहा है जो उसने डेट और प्रेफरेंस शेयर की हेल्प से अर्न किया था, मगर उनको पेमेंट किया सिर्फ 10 और 12% का। दूसरा रीजन, number of equity shares in option 4 is about 1/4 of that in option 1. Option 1 में number of equity shares is 50,000 and in option 4 it is 12,500 shares. 50,000 shares पे 7,50,000 रुपीज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स बच रहा है। अगर सेम रेशियो में, जिस रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए हैं, अर्निंग्स भी कम हो जाए इक्विटी शेयर्स की, तो ऑप्शन 4 में 12,500 शेयर्स पर सिर्फ 1,87,500 रुपए बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस रेशियो की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ शेयर्स कम हुआ है ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर, इसलिए 12,500 शेयर्स पर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स 4,75,000 रुपए बच रहे हैं। तीसरा, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड या टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड क्या चीज होती है? कैपिटल में यूज किए गए डेट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। देखिए, ऑप्शन 1 में हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी डेट नहीं था। टैक्सेबल इनकम थी हमारी 15 लाख रुपीस।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हमारा 7,50,000 रुपीज। एंड इन ऑप्शन 4 हमने 2.5 लाख रुपए 2,50,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया था, जिससे कि हमारी टैक्सेबल इनकम घट करके हो गई थी 12,50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा हमारा 6,25,000 रुपीज आफ्टर पेइंग 50% टैक्स। अगर हम देखें कि टोटल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर क्या है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ही डिवेंचर होल्डर्स भी इन्वेस्टर तो हैं ही फर्म में, तो इन दोनों की ही अर्निंग्स की अगर हम बात करें, ऑप्शन 4 में 6,25,000 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 2,50,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट मिल करके हो जाता है 8,75,000 रुपए, जबकि ऑप्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ 7,50,000 रुपए की इन्वेस्टर्स की अर्निंग थी। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स सेव्ड, यानी कि 8,75,000 माइनस 7,50,000 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स सेव्ड 1,25,000 रुपीज। डिफरेंस इन अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू टैक्स सेव्ड, यही होता है एग्जैक्ट अमाउंट टैक्स बचत का। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इनटू टैक्स रेट, जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का पे किया है उसमें टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देने पे हमको 1,25,000 का अमाउंट मिल जाएगा, यही हमारा टैक्स सेविंग है। ये तो बात हो गई कि अगर ईबीआईटी लेवल कांस्टेंट रहता है तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम चेंजिंग ईबीआईटी। जब ईबीआईटी चेंज हो रहा है तब इस एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसकी कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर अभी प्लानिंग स्टेज में है। ऑप्शन 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें 100 रुपए का एक शेयर होगा, की हेल्प से 10 लाख रुपए कलेक्ट करें। एंड ऑप्शन 2 में 2,50,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू। 6% डिबेंचर्स ऑप्शन 1 में कुछ भी नहीं। एंड इन ऑप्शन 2 7,50,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 10 लाख रुपीज इन बोथ दी केसेस। इकोनॉमिक कंडीशंस हमें पता है कि हर समय एक जैसी नहीं रहती और हमेशा कॉन्स्टेंटली ये चेंज होती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंपनी ये प्रेडिक्ट करती है कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% रहेगा एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में 10% रहने की संभावना है। तो ईबीआईटी कितना हो गया, 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। एंड इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 10 लाख रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपीज का ईबीआईटी होने की संभावना है। ऑप्शन 1 जिसमें कि कोई भी फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, देखिए कोई भी डेट नहीं यूज हुआ है इसमें। ऑप्शन 2 75% पार्ट डेट के थ्रू कलेक्ट हुआ है, यानी कि 10 लाख में से 75% डेट से कलेक्ट हुआ है। दोनों ही इकोनॉमिक कंडीशंस और दोनों ही ऑप्शंस को साथ में एनालाइज करते चलेंगे। ईबीआईटी 50,000 पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस में एंड इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस 1 लाख रुपीज। अब चूंकि ऑप्शन 1 में कोई भी पार्ट डेट का नहीं था, इसलिए कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट की नहीं होगी। ऑप्शन 2 में 10 लाख में से 7.5 लाख रुपए के 6% डिवेंचर्स फाइनेंस किए गए थे, यानी कि 7,50,000 रुपए का 6% 45,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा इन ऑप्शन 2, चाहे पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हो चाहे गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन ऑप्शन 1 is 50,000 rupees and 1 lakh rupees respectively, but in option 2 it has reduced in poor conditions to 5,000 rupees and in good conditions 85,000 rupees। टैक्स की बात करते हैं, 50% टैक्स हम यहाँ पे भी मान लेते हैं, 50% टैक्स था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आता है 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2,500 रुपए और 27,500 रुपए रिस्पेक्टिवली इन ऑप्शन 1 एंड 2। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर्स n से डिवाइड करने के बाद मिलती है हमको ईपीएस ऑफ 2 रुपए 50 पैसे इन ऑप्शन 1 पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, 5 रुपए इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इन ऑप्शन 1, 1 rupee in poor economic conditions in option 2 and 11 rupees in good economic conditions in option 2। एक्सप्लेनेशन इसका भी वही है, बट ये मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ चेंजिंग ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को कैसे परफॉर्म करते हैं। इंटरप्रिटेशन इसका भी सेम पिछले कंडीशन की तरह ही होगा। आप ध्यान से देखिए, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस इन ऑप्शन 2 जहां पे 6% डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया गया है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस में सिर्फ 5%। 6%
इंटरेस्ट पे किया और अर्न किया था सिर्फ 5%। तो यहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी अर्निंग्स पर शेयर पर, और ये ₹2.50 से घट करके कितनी रह गई, ₹1। जबकि गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में ये ₹5 से बढ़ करके सीधे हो गई ₹11। एक्सप्लेनेशन सेम है। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस फंड्स इज लेसर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड थर्ड इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए, आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि ऑप्शन 2 में गुड इकोनॉमिक कंडीशंस जब रहती है तो कंपनी ने कितने पैसे टैक्स के बचाए, यानी कि टैक्स शील्ड का बेनिफिट कितना मिला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।